तो बच्चों अभी हमने 1.2 थ्योरम फिनिश किया है। उसमें हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है p, तो अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमने उसे सीखा है बच्चों। अब हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब हम ये प्रूफ कर सके उस थ्योरम की हेल्प से, और वो थ्योरम किस पे बेस्ड थी? बेस्ड थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट है आपकी वी आर रेडी टू गिव अ प्रूफ दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल। यानी कि अब हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अंडर रूट टू को हम इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। बच्चों ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका प्रूफ तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इस थ्योरम पे बेस्ड हैं। अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि थ्योरम बेस्ड आपके इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज इसकी जो प्रूफ है ना थ्योरम का, वो आपकी जो बुक है उसमें मेंशन है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। बट इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। इसको अच्छे से समझ लो, माइंड में नोट डाउन कर लो अच्छे से। मैं समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। द प्रूफ इज बेस्ड ऑन अ टेक्निक इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। बच्चों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इस जो क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे, किसको? अंडर रूट टू को, इरेशनल, ये प्रूफ करेंगे इस टेक्निक पे जिसको हम बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो बच्चों क्या है कि हमारे पास एक नंबर है अंडर रूट टू इज रेशनल। हम इसको मान के चलते हैं उल्टा, अपोजिट मानते हैं। क्या मानते हैं इसमें हम कि, ठीक है, या तो सॉल्यूशन बोल दो या इसको प्रूफ बोल दो। हम क्या मान के चलते हैं बच्चों इसको? लेट अस एज्यूम टू द contrary that अंडर रूट टू इज रेशनल। बच्चों आप बोलोगे आपने सर रेशनल क्यों लिखा, ये है तो इरेशनल। बट हम इसको यही तो मानना है, कॉन्ट्रडिक्शन मानना है बच्चों कि अंडर रूट टू क्या है आपका? रेशनल है। ठीक है, तो अब इसी पे बेस हम देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों कि वी कैन फाइंड वी कैन सो वी कैन फाइंड सो वी कैन फाइंड आर वी कैन फाइंड इंटीजर्स। टू लिख दो बच्चों, वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स आर एंड एस जो कि इक्वल टू नहीं है जीरो के, यानी कि आर या एस में से कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, और ये किस तरह से है बच्चों? सच दैट अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। आपको ये स्टेप समझ में आए बच्चों? मैंने क्या कहा कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट टू इज रेशनल। हमने ये मान के चला कि अंडर रूट टू क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो ऑब्वियसली बात है इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने मान लिया कि वो टू इंटीजर्स जो भी इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रेशनल नंबर को, वो क्या है? आर एंड एस। ठीक है बच्चों, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। और इस तरह से है कि अंडर रूट टू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने इसके ऊपर वाली जो स्टेटमेंट लिखी थी वो क्वेश्चन टाइप था, वो मैंने इरेज कर दिया है। थोड़ा स्पेस का कमी है, स्पेस की थोड़ी सी कमी है बच्चों। तो अभी मैं इससे आगे क्या लिखता हूँ कि हमने यहाँ तक लिख लिया है अंडर रूट टू इज आर अपॉन एस। तो हम एक क्या कहेंगे बच्चों? सपोज क्या सपोज करेंगे बच्चों हम? आर एंड एस हैव आ कॉमन कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसका मतलब क्या है कि ये मान के चलो कि आर और एस जो हैं ऐसे नंबर्स हैं या ऐसा रेशनल नंबर्स है दोनों कि इनके पास कॉमन फैक्टर है वन के अलावा। देन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर
डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, वी गेट अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। समझ आया बच्चों? यानी कि इसके आर अपॉन एस के पास एक कॉमन फैक्टर और है जो वन से अलग है, सेपरेट है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन बी। उसमें कंडीशन क्या है, सच दैट ए एंड बी आर को प्राइम। बच्चों की जो वर्ड आया है को प्राइम, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं या ऐसे नंबर्स के पेयर होते हैं जिनके बिटवीन कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है वन के अलावा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बिटवीन वन के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आगे। अब ये अगर को प्राइम है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। और अगर मैं b को इधर ले जाऊं तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई में b रूट टू इक्वल्स टू ए। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों, ठीक है, बाकी की चीजें आगे कराता हूं। आई होप आपको यहां तक समझ आया। इससे आगे करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट। ठीक है बच्चों, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इनको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ करके दिखाता हूँ बच्चों मैं आपको। b अंडर रूट टू, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे और इसका a स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों, आपको पता है b का स्क्वायर होगा b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, और अंडर रूट टू को अगर हम स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट टू से, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा आपका सिर्फ टू ओनली, इसलिए हो जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा यहाँ तक आपको। अब देखो, लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट देयरफॉर, ठीक है बच्चों, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। आप खुद देखो बच्चों, अगर मैं इस टू बी स्क्वायर में से टू बी स्क्वायर को क्या कर दूं, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर इस तरीके से, इसके मल्टीप्लाई में नीचे आकर क्या करेगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड। तो टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को कि नहीं कर रहा है, तो मैंने यही लिखा है देयरफॉर टू डिवाइड्स बाई ए स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नाउ। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब नाउ बाय थ्योरम 1.2। अभी इससे पहले 1.3 से पहले जस्ट हमने जो थ्योरम पढ़ी थी 1.2, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। आई होप आप समझ ली होगी। ठीक है, 1.2, इट फॉलोज दैट टू डिवाइड ए। बच्चों यही तो था उस थ्योरम में कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर को, यानी कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे, तो वो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, और टू क्या है यहाँ पे, प्राइम है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया होगा आपको पोर्शन। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं वी कैन राइट a equals to 2c for some integer c। क्या मतलब है इसका बच्चों, कि हम किसी एक इंटीजर के लिए, क्योंकि टू डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं किसी इंटीजर के लिए। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूट क्या सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों, हम अगर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूट a
ठीक है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि a की वैल्यू 2c आ रही है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, अगर a की वैल्यू इक्वल टू 2c हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या होगा बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट a वी गेट, बच्चों क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2b² तो यहाँ पे ऑलरेडी है 2b²। ठीक है, और 2c रख दिया हमने किसकी जगह, a की जगह, ये a का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 4c²। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2b² है, a की जगह 2c लिख दिया मैंने किसी इंटीजर के लिए क्योंकि इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2b² है और अगर a स्क्वायर के फैक्टर होंगे, सॉरी a का स्क्वायर होगा जो कि a की वैल्यू 2c है, तो अगर 2c का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या है, हमारा इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, b इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिकॉज ये नीचे चला जाएगा इधर, ठीक है डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे और c स्क्वायर 2c² यानी कि b² इक्वल्स टू 2c²। आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, दिस मीन्स दिस मीन्स दिस मीन्स 2 divides 2 divides b² and so 2 divide b। ठीक है, हम बच्चों ब्रैकेट में लिखेंगे अगेन यूजिंग थ्योरम 1.3 विद p इक्वल्स टू 2। समझ आया बच्चों, यानी कि यहाँ पे वो प्राइम जो कॉमन आ रहा है वो क्या है 2 है। ठीक है बच्चों, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे अब, a and b have at least 2 as a common factor। ठीक है बच्चों, a and b have at least 2 as a common factor। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको समझ आ रहा होगा बच्चों कि क्या गलती हो रही है कि हमने माना था कि a और b क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम मीनिंग कि a और b का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, बट यहाँ तो 2 निकल के आ गया एक फैक्टर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अब, बट दिस contradicts the contradicts that contradicts the that a and b have no common factor other than 1। समझ आया बच्चों, तो बच्चों हम कह सकते हैं यहां पे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। वो क्या थी बच्चों जो हमने इनकरेक्ट एज्यूम्पशन ली थी, दैट √2 इज रेशनल। समझ आया बच्चों, तो हम यहाँ कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, वी conclude that √2 is irrational।
इरेशनल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ आई होंगी, थ्योरम 1.2 एंड 1.3। इस थ्योरम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मेरे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक थ्योरम को एक्सप्लेन किया है, ठीक है बच्चों। अगर आपकी हेल्प होती है इस कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं जल्द ही एक्सरसाइज 1.2 के साथ, सभी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। और मिलते हैं बच्चों जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।